डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक स्टेप्स फॉर ड्राइंग ऑफ ब्लड स्पेसिमेन बाय वेनी फंक्शन, कैसे क्या स्टेप्स होने चाहिए एक वेन को फंक्शन करने के लिए, उसके विषय में आपको ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज वेनी फंक्शन। वेनी फंक्शन इज अ क्रिटिकल प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग्स. It must be performed with precision and care to ensure patient safety and accurate results. ये बेसिकली इस चीज़ को हर प्रोसेस को जो ये करता है वेनिफंक्शन, उसको जानना चाहिए कि वेनिफंक्शन एक क्रिटिकल प्रोसीजर होता है। किस पर्पस के लिए होता है? ऑब्टेनिंग ब्लड सैंपल्स, ब्लड सैंपल को लेने के लिए होता है फॉर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है। और इट मस्ट बी परफॉर्म विद प्रिसाइजन, मतलब एक तरीके से उस चीज को पिन पॉइंट और परफेक्टली करना आना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उसमें ढूंढने वाली स्थिति नहीं हो कि आप स्कैन ही है उस समय जब प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वो चीज आपका प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। पिन पॉइंट मान लो वीडियो को बैटल से लेना है तो आपको पोजीशन लोकेशन सब पता हो, कैलकुलेशन करके समझ में आ रहा है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग, नंबर 2 थिंग, केयर टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। जब सैंपल ले रहे होते हैं तो पेशेंट की सेफ्टी सबसे प्रायोरिटी होती है, क्योंकि सैंपल लेने से लेते वक्त बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें एक ये भी स्टेट हो सकती है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या अबाउट टू डाई वाले स्टेट में जा सकता है पेशेंट। तो इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स, और सैंपल इस तरीके से ले कि जो सैंपल प्रॉपर ले वो उसका रिजल्ट भी आपको एक्यूरेट मिले। ये ना हो कि सैंपल लेने में या सैंपल को मेंटेन करने में या फिर आगे प्रोसेस करने में आपका कोई इशू हो जिसकी वजह से वो पूरा प्रोसेस ही बेकार है और दोबारा से सैंपल लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिकेशंस फॉर वेनी फंक्शन। किन किन परिस्थितियों में हम सैंपल लेते हैं? पहला, डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट अगर हमको करना है, या फिर ब्लड डोनेशन के लिए, या मॉनिटरिंग फॉर मेडिकल कंडीशंस, या फिर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ये चार चीजें हैं। पहली चीज, किसी भी पर्टिकुलर डिजीज या उसकी कंडीशंस को जानने के लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं। दूसरा, आपको पता होगा ब्लड डोनेट करने के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैंपल हम ले लेते हैं, रख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम जिसको नीड होता है उस ब्लड ग्रुप का तो उसको हम लोग हैंड ओवर करते हैं। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग फॉर मेडिकल कंडीशन। क्या होता है, कभी कभी ऐसे भी सैंपल्स होते हैं जैसे एबीजी है और अदर टेस्ट होते हैं, रैंडमली हम लोग चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा है, वेंटिलेटर सेटिंग्स में है उस हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी हम मॉनिटरिंग के लिए कुछ सैंपल्स लेते हैं। नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो जो ड्रग हम दे रहे हैं उसका इफेक्ट क्या है या उसका टाइट्रेशन क्या है या कंसंट्रेशन क्या है वो भी हम लोग पता करते हैं, ठीक है। जो वैक्सीन दी जाती है ज़्यादातर कुछ जो जैसे न्यूरो के केसेस में भी, तो हम उन वैक्सीन को जब देते हैं तो उनका कंसंट्रेशन देखते हैं कि ब्लड के अंदर कितना है, तो उसके हिसाब से अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन है तो इसका मतलब वो इफेक्टिव है, अगर कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं है तो इनइफेक्टिव या लेस इफेक्टिव हो सकती है। ऐसे कई सारे केसेस हैं जिसमें हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी करते हैं। नेक्स्ट इज कंट्राइंडिकेशंस एंड प्रिकॉशंस। क्या कंट्राइंडिकेशन है और क्या प्रिकॉशन ये जानना जरूरी है। इन्फेक्शन एट साइट, ये कंट्राइंडिकेशन है। सीवियर कोगुलोपैथी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोगुलोपैथी मतलब कॉम्बिनेशन हो सकता है। पेशेंट रिफ्यूजल, पेशेंट मना कर सकता है, या अवॉइड साइट्स विद एडिमा और स्टैंड, तो अगर उस एरिया में अगर बहुत एडिमा है, सूजन है या कोई स्कार सा बना हुआ है तो उन जगहों पे हमको नहीं लेना है, नहीं करना है, या उस चीज़ को अवॉइड करना है, या उसको फिर मैनेज करके कैसे कर सकते हैं वो सबसे बड़ी प्लान हम करते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ये समझ लीजिए। बेसिकली ये ग्लव्स, अल्कोहल स्वैब्स, टूनिकेट, नीडल्स एंड सिरिंजेस, ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, गॉज एंड बैंडेजेस एंड शार्प, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको मेरे ख्याल से मोटा मोटा पता होगा। ग्लव्स आपको पता है, अल्कोहल स्वैब जिससे आप क्लीनिंग करके डिसइंफेक्शन, टूनिकेट इसको स्किन को आपको पूरा हेड को आपको बांधने के लिए ताकि वहाँ से वेन्स आपकी टाइटेबल हो। नीडल्स एंड सिरिंजेस, नीडल से आप सैंपल लेंगे सिरिंज को, और ब्लड कलेक्शन ट्यूब जिसमें आपको कलेक्शन का सैंपल लेना है इलेक्ट्रोलाइट में, उसके हिसाब से फिर गॉज एंड बैंडेजेस नेक्स्ट टाइम आप उसको ब्लॉक करने के लिए जब हम नीडल निकाल लेंगे तो, और अगर जरूरत है तो वहाँ पर फिर बैंडेज भी बांधनी रहती है अगर किसी केस में। नेक्स्ट, शार्प्स कंटेनर, जो आप शार्प्स यहाँ के ऊपर कंटेनर पे रखेंगे ताकि इधर उधर। नेक्स्ट, पेशेंट प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, कैसे प्रिपरेशन करेंगे और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी यूजिंग टू आइडेंटिफायर्स। ऐसा ना हो कि हमें किसी और के सैंपल के लिए कहा गया, किसी और का सैंपल
एक्सप्लेन द प्रोसीजर, जिस पेशेंट के साथ आप प्रोसीजर करने जा रहे हैं उसको भी और उसके रिलेटिव्स को भी एक्सप्लेन जरूर करिए। फिर ऑब्टेन कंसेंट, उनकी सहमति लीजिए, रिटन भी होती है और वर्बल भी होती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोसीजर है जिसमें रिटन कंसेंट की जरूरत है तो प्लीज साइन करिए, उनसे बोलिए कि साहब उसको साइन करिए और ये इसके इश्यूज हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आप समझ के करिए। और अगर कोई ऐसा प्रोसीजर है जहाँ लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो वहाँ वर्बल कम्युनिकेशन या वर्बल कंसेंट से चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एंश्योर पेशेंट्स सीटेड और लाइन डाउन। दो चीज का याद रखिएगा सैंपल लेते समय, या तो पेशेंट सीट पे बैठा हुआ हो या फिर लेटा हुआ। खड़े खड़े सैंपल, स्टैंडिंग पोस्चर में कोई भी सैंपल नहीं लिया जाएगा। व्हेन यू इंसर्ट द needle into the vein, the patient can be fainted and it can fall on the needle, it can be injured. Okay, so take care of this. Next is eye hygiene and infection control. Wash hands before and after procedure. रूल बना के रखिएगा, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना ही है। सर कोई भी प्रोसीजर करने से पहले अपना हैंड वॉश करिए, फिर उसके बाद ग्लव्स पहनिए, फिर अपना प्रोसीजर करिए। ऐसे ही प्रोसीजर हो जाने के बाद में हैंड वॉश करिए, फिर वियर ग्लव्स पहनिए, फिर यूज एसेप्टिक टेक्निक, डिसइंफेक्टेंट का यूज करें। ये आगे मेंशन करें डिसइंफेक्टेंट सरफेस, ठीक है, जो सरफेस है उसको स्वैप से क्लीन करके तभी उसके बाद करें। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ वेनी पंक्चर साइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कभी भी जब भी सैंपल लेना हो तो ये असेस करना बहुत जरूरी है कि आपको प्रेफरेबली उस एरिया में वेन प्रॉपर मिले। अब किन किन साइट्स पे हम लोग देखते हैं, ये बेसिकली जो भी हम लोग ब्लड लेते हैं वो वीनस ब्लड लेते हैं और ज़्यादातर सबसे ज़्यादा ब्लड सैंपल लेने का जो जगह है वो मीडियम क्यूबिटल वेन, ठीक है। एंड अल्टरनेट साइट अगर मीडियम क्यूबिटल वेन से नहीं मिलता है तो फिर सेफेलिक या फिर बेसिलिक वेन से, ठीक है। Here is the place, this is cephalic and this is basilic, and इन दोनों के बीच में यहाँ पे मीडियल क्यूबिटल, ठीक। तो इस तरीके से जनरली सैंपल मीडियल क्यूबिटल से लेते हैं। अब अगर नहीं मिलता है तो फिर बेसिलिक या सेफेलिक पर जा सकते हैं, ठीक। वेन असेसमेंट एंड टूर्निकेट, वेन का असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए और असेसमेंट करने के लिए पहले असेसमेंट कर लें, फिर टूर्निकेट का एप्लीकेशन करें। तो पैलपेट फॉर सूटेबल वेन, पहला काम है पैलपेट, मतलब उसको प्रॉपर्ली 3 फिंगर से पैलपेट करें और उसके बाद देखें कि सूटेबल वेन है कि नहीं, क्योंकि पंक्चर करने के लिए जब तक सूटेबल वेन नहीं होगी बहुत पतली सी वेन में सैंपल नहीं लिया जाएगा। तो प्रॉपर वेन होगी तो प्रॉपर्ली ब्लड आएगा और आपके पास सैंपल भी एडिक्वेट होगा, बार बार पेट नहीं करना। नेक्स्ट, अप्लाई टूर्निकेट 3 to 4 इंचेस अबव, जिस जगह से लेना है उससे 3 से 4 इंचेस ऊपर आपको टूर्निकेट को बांधना होगा। Do not leave टूर्निकेट on for more than 1 minute. टूर्निकेट को 1 मिनट से ज़्यादा बांध के ना रखें, क्योंकि अगर बांध के रखते हैं तो आगे की सप्लाई दिक्कत करती है, रुक सकती है, जिसकी वजह से आगे के एरिया में एक तरीके से हिस्टेमिक चेंजेस हो सकते हैं, फिर बाद में साइनोसिस हो और वो फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि ये लगाने के बाद खोलना मत भूलिए, क्योंकि अगर मिस कर गए किसी तरीके से बहुत मेजर लॉस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, स्किन एंटीसेप्सिस प्रोसीजर्स, क्लीन साइट विद 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जनरली आप इस पर प्रिपरेशंस करते हैं तो उसी से बनता है। नेक्स्ट, यूज सर्कुलर मोशन फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड। एक चीज को याद रखिएगा, जब कभी डिसइंफेक्शन का काम करते हैं तो ये लाइन को याद रखिएगा, यूज सर्कुलर मोशन फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड। कैसे करते हैं, मान लीजिए सैंपल आपको यहाँ से लेना है मीडियम क्यूबिटल से, तो एक स्वैब आप लेंगे, स्पिरिट लगा होगा, स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू विल क्लीन इन दिस वे एंड ट्राई टू रिवॉल्व इट आउट, धीरे धीरे करके बढ़ते हुए। ये प्रोसीजर इस बार हुआ ऐसे खत्म, ये दोबारा वापस अंदर नहीं जाएगा, ये तो सिखाऊंगा। सो क्लास प्लीज स्टार्ट फ्रॉम सेंटर एंड डू इट स्टेप बाय स्टेप, उसको क्लीन करके बाद हमें कभी भी कहीं की भी ड्रेसिंग करिएगा या ऐसे टेक्निक अगर यूज करिएगा तो इसको याद रखिएगा, इसको कभी गड़बड़ मत करिएगा। अलाउ टू एयर ड्राई कंप्लीटली, और जहाँ पे वो आपने किया है शायद उसको सूखने दीजिए, जब ड्राई हो जाए विदिन 30 सेकंड
इवेपोरेट हो जाता है, ड्राई हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसको अब ये नहीं कुछ लोग करते समय देखा है फूक देते हैं, डोंट डू दिस प्रैक्टिस, ओके। Needle selection and preparations. Needle selection and preparation में choose appropriate needle gauge. Typically 21 to 23 gauge 21 नंबर से 23 नंबर के बीच में हो. Inspect needle for defects. एक बार प्रॉपर्ली करने से पहले आप अपनी नीडल्स को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि नीडल का जो मार्जिन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो मार्जिन होता है बेटा वो हमेशा ऐसे बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि स्ट्रेट होने के बाद ये और ये ऐसे ठीक है, और जो फ्लो होता है वो इसके थ्रू निकलता है, नीचे बेस होता है। तो जब आप इंसर्ट करते हैं तो इसी तरीके से इंसर्ट करेंगे उसमें मेन के अंदर, तो ये देखेंगे कि उसके मार्जिन शार्प और क्लियर है कि नहीं। अगर शार्प और क्लियर नहीं है तो फिर ध्यान देना है, चेंज कर देना है, क्योंकि क्या होता है जब आप इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें वो वेन को रप्चर कर सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। अटैच नीडल टू होल्डर और सिरिंज, और नीडल को प्रॉपर्ली सिरिंज से अटैच करके, जनरली सिरिंज से अटैच करके करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं? एंकर वेन विद नॉन डोमिनेंट हैंड, जो नॉन डोमिनेंट हैंड हो, मतलब जो राइट हैंडर हो उसका लेफ्ट और लेफ्ट हो, तो जिसका जो लेफ्ट हैंडर हो उसका राइट हैंडर, नॉन डोमिनेंट, ये सब याद रखिएगा। मान लीजिए आप दाहिने हाथ से सारे काम करते हो, सैंपल भी इसी से लिया जा रहा है, किसी कारण से तकलीफ हो जाए तो काम मुश्किल हो जाएगा। Yes, what is your dominant hand? Don't try to give the blood sample from that hand. So try to avoid non-dominant hand. Is it clear? Next, insert needle level up to 15 to 30 degree. जो एंगल है उसका वो 15 से 30 डिग्री के करीब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जर्व ब्लड फ्लैशबैक। जब आप इंसर्ट करते हैं तो तुरंत आप देखेंगे आपके नीडल के जो लास्ट पोर्शन है उसके पास अगले टिप पे, सिरिंज के टिप पे हल्का सा ब्लड दिखाई देता है। अगर आता है तो फिर धीरे से पुश करके देखें, पूरा भर जाए, जितना 5 ml 2 ml जितना आपको सैंपल रिक्वायर्ड है वो आप फिल कर लें। उसके बाद नीडल निकालते समय प्रेशर देकर कलेक्ट रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जितना आपको रिक्वायर्ड वॉल्यूम है मेंशन होता है उतना ले सकते। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ फॉर ट्यूब्स। ब्लड कल्चर के लिए अलग ट्यूब्स होती हैं, कोगुलेशन के लिए लाइट ब्लू, सीरम के लिए रेड ऑब्लिक गोल्ड कलर, हिपैरिक के लिए ग्रीन कलर, पीडीके के लिए लेवेंडर कलर और फ्लोराइड के लिए ग्रे कलर। तो ये आपको इसको बैक्टीरियल मेथड होता है, इसकी वायर होती है, इसको सारा को आपको सबका नंबर, सबका जो कलर्स है वो याद रखने, क्योंकि हर एक के लिए अलग अलग स्पेसिफिक होता है, तो वो आपको उसको याद जरूर रखना। नेक्स्ट इज हैंडलिंग एंड लेबलिंग ऑफ स्पेसिमेन। जेंटली इन्वर्ट ट्यूब्स एज रिक्वायर्ड, तो जो भी ट्यूब्स इन्वर्ट करते हैं उनको प्रॉपर्ली इन्वर्ट करें। लेबल ट्यूब्स एट बेड साइड विद पेशेंट इन्फो, तो जो पेशेंट की ट्यूब जो है उसको बेड साइड जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है उससे मेंशन करें, ताकि इधर उधर ना आपसे कोई गलती हो। वेरीफाई लेबल्स बिफोर सेंडिंग टू लैब, और एक बार दोबारा क्रॉस चेक करिए कि नेम सही हो रहा है कि नहीं, एज सही हो रहा है कि नहीं, सैंपल कौन सा है, क्या लिया गया और क्या होना है, ये सारी चीज़ों को आपको देखिए होनी चाहिए। नेक्स्ट, पोस्ट प्रोसीजर केयर इन पेशेंट इंस्ट्रक्शंस। रिमूव नीडल एंड अप्लाई प्रेशर, रिमूव करेंगे और तुरंत अप्लाई करेंगे। बैंडेज साइड अगर ऐसा साइड है तो फिर प्रेशर दे करके रखें 2 मिनट 3 मिनट, और नहीं तो फिर बैंडेज कर लें उस साइड पे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू कीप बैंडेज ऑन फॉर 15 to 30 मिनट्स। जनरली ये तब के लिए जब आर्टीरियल सैंपल हम लेते हैं, अगर वेनस सैंपल लेते हैं तो 3 से 5 मिनट तो सफिशिएंट होता है बैंडेज, ठीक है। अगर फिर को मेटल से लेते हैं तो आराम से। अगर फिर भी लग रहा है कि कुछ ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लीज प्रेस करके थोड़ी देर। नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ शार्प्स एंड बायोहजार्ड मटेरियल्स। डिस्पोज ऑफ नीडल इन शार्प्स कंटेनर इमीडिएटली, जो नीडल है वो शार्प कंटेनर में तुरंत उसको ले लीजिए। उसके साथ डिस्कार्ड यूज्ड मटेरियल्स इन बायोहजार्ड वेस्ट, और जब आप लैब में पहुंचे तो बायोहजार्ड वेस्ट में बाकी जो सैंपल है उसको जो मटेरियल है जो यूज हुआ है उसको उसमें डिस्पोज ऑफ करें। एंड डू नॉट रीकैप नीडल्स को रिकैप। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशंस एंड केयर मैनेजमेंट। अगर हेमेटोमा होता है तो अप्लाई प्रेशर करें, वहाँ खून का कोई ब्लीडिंग होने लगा अंदर से तो हेमेटोमा क्रिएट होगा, तो फिर वहाँ पे अगर प्रेशर दे करके आप उसको दबा लेंगे तो फिर सेटल, ठीक है। फेंटिंग, अगर पेशेंट को चक्कर आ गया तो ले पेशेंट डाउन, तुरंत पेशेंट को रिटा दें। नेक्स्ट,
अगर डाउट लग रहा है क्या है, आपने पिक किया और सडन पेशेंट ने कहा साहब मुझे शुरू पड़ रहा है नहीं, तो उससे क्या है आपको इमीडिएट बेसिस पे उस प्रोसीजर को स्टॉप। अगर फील नहीं हो और तब भी इंजरी है और फील नहीं हो तो दो तरीके से होता है, एक इमीडिएट बेसिस पे है, एक आगे चल करके अगर उस एरिया के आसपास कहीं इंसर्ट हुआ है, लगा है, उसमें टच हुआ है या उसको डैमेज करना, तो फिर वो बाद में उसके जो रिकॉर्डेशंस दिखाई देते हैं बाद में धीरे धीरे करके शुरू होना शुरू होता है, उसकी जो कैपेसिटी है, जो ताकत है वो कम होने लगती है या फिर सेंसेशन रिड्यूस होने लगता है, तो इस समझ लीजिए रहती है। नेक्स्ट इन्फेक्शन में अगर है तो फिर पेशेंट को फॉलो अप केयर में लीजिए और असेसमेंट करके उसको प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्टर से दिलवाने का काम करें। सेफ्टी टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, नेवर ड्रॉप फ्रॉम एन आर्टरी, कभी भी ब्लड सैंपल आर्टरी से नहीं है। आर्टरी से एक ही चीज के लिए जनरली सैंपल होता है, उसको बोलते हैं ABG, दैट इज कॉल्ड आर्टीरियल ब्लड गैसेस एनालाइजर से जो होता है उसके लिए ही सैंपल आर्टरी का लिया जाता है, ठीक है। और बेसिकली ज़्यादातर वो रेडियल आर्टरी या अदर आर्टरी से ही लेते हैं, ठीक है। दिस इज द रेडियल आर्टरी पोजीशन ऑन द थंब साइड, इट इज हियर, यू कैन चेक इट आउट, अपने हाथ में देखो, इस जगह दूसरे से सीध के हिस्से में यहाँ पर ये अलग है, आप यहाँ इस तरफ देखिए, निकल सकते हैं बाहर आती है ना, हाँ इसकी सिधाई में तुरंत ध्यान दें, गाना उस पर और इस तरफ देखिए पल्सेशन फील हो रहा है कि बता के देखिए यहाँ पे होता है। दिस इज द प्लेस, यू कम ऑन दिस एंड दिस, 3 fingers, always try to palpate with the 3 fingers. Yes. This is radial artery, and then you check with this little finger, and this is straight way, this is ulnar artery. थोड़ी फिगर के लिए लेकिन ये दो से सैंपल लिया है, and you are taking the sample, you have to use the bottle or something else in this. बॉडी फंक्शन भी बहुत फाइन नीडल से करते हैं, अब उस टाइप आगे बता देंगे। और उसके साथ साथ इसमें इसको प्रेशराइज सैंपल लेने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक करना होगा, 15 से 20 मिनट करना, क्योंकि ये कुछ अगर आपने पिक किया हमारे के साथ स्प्रिंकलिंग ब्लड आएगा, ठीक है। फिर क्या है, यूज प्रॉपर टेक्निक यूज होनी चाहिए, इससे काम है रीएश्योर पेशेंट को रीएश्योर करिए, कोई इशू है तो रिपोर्ट इंसिडेंट कॉपी और इसके विषय में तुरंत जो है इन्फॉर्म भी करिए, ये नहीं कि प्रोसीजर किया कोई दिक्कत हो गई छोड़ दिया, दैट इज नॉट गुड, इन्फॉर्म करिए कि ऐसे ऐसा तो उसको करेक्शन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड डेटा टाइम एंड साइट ऑफ ड्रॉप, जब भी आप करते हैं तो उसका डेट टाइम और साइट आप ड्रॉप अप किया उसको मेंशन करेंगे, नोट एनी कॉम्प्लिकेशंस, इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस को नोट करेंगे और इंश्योर लैब रिक्विजिशन इज कंप्लीट, और जो लैब की जो रिक्विजिशन है, जो फॉर्म फिलअप होता है सारी चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें प्रॉपर्ली फिल्ड होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए, तभी रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट इज समरी ओवरऑल, वेनिपंक्चर इज अ वाइटल स्किल रिक्वायरिंग नॉलेज, टेक्निक एंड अटेंशन टू सेफ्टी, प्रॉपर ट्रेनिंग एंश्योर्स क्वालिटी पेशेंट केयर एंड एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वेनिपंक्चर हमेशा इज अ वाइटल स्किल, ये बहुत बड़ा गुण होता है किसी भी टेक्नीशियन के लिए, चाहे ओटी का बंदा हो, चाहे लैब का बंदा हो, और चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, ये प्रोसेस में सभी आते हैं, बच नहीं सकता कोई, एनी टाइम एनीथिंग कैन बी रिक्वायर्ड इन इमरजेंसी और इन नॉर्मल पैटर्न आल्सो। तो इसका नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए, टेक्निक सही होना चाहिए एंड अटेंशन टू सेफ्टी, बहुत बड़ी चीज़ है, पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंश्योर क्वालिटी, अगर प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग है, आपको सारा सिस्टमेटिक प्रोसीजर बताया गया है, फंक्शनिंग कैसे करनी है, एसओपी कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को कैसे करना है, तो मुझे लगता है प्रॉपर केयर के साथ पेशेंट को एक्यूरेट डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रोसीजर्स को कोई भी करना है उसके विषय में सही जानकारी, सही प्रक्रिया
और सही पूरे पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए काम करेंगे, ना कि कोई जल्दबाजी में काम करेंगे और ना ही कभी ऐसा करेंगे कि उसकी वजह से कोई मिसहैपनिंग हो। इन केस अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जा रहा है या हुआ भी है तो अपने सीनियर को इमीडिएट बेसिस पे इन्फॉर्म करेंगे, ये नहीं कि उसको वैसे ही छोड़ दें। क्योंकि देखिए ठीक है, कुछ चीज़ें आपके लेवल पे हो सकता है ना मैनेज हो सके, लेकिन जैसे ही आपका सीनियर देखेगा तो उसको तुरंत मैनेज कर देगा। ठीक है, तो मेडिकल में ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि हो सकता है किसी स्तर पे आपसे कोई चीज़ें गलती हो जाए, लेकिन बेहतर ये होता है कि अपने बड़े को या अपने सीनियर को बताना होता है कि वो उसको समय रहते हैंडल कर लेता है। हम जो बताएं कि नहीं या कोई जानकारी नहीं देंगे और उसको छुपाएंगे तो उससे और बड़े कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आ सकते हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस को मत डरिए। आपसे कोई चीज़ अगर हो गई है तो अपने साथ वाले को बता दीजिए, तो उसका रेक्टिफिकेशन इमीडिएट बेसिस पर होता है। सारे सीनियर लोग आपका साथ होगा, ऐसा नहीं किसी भी फील्ड में, है ना, मेडिकल में ऐसा नहीं, किसी भी फील्ड में। तो आपसे कोई कमी है तो उसको इमीडिएट बताइए, उसको ठीक कर दिया जाए। क्योंकि जब सीनियर खड़ा होता है तो उसका अनुभव इतना बड़ा होता है कि अपने लेवल पर चीज़ें मैनेज कर लेते हैं, है ना। ये ना हो कि छुपाइएगा नहीं, कोई चीज़ है तो बताइएगा, लेकिन करने का अगर प्रोसीजर आपका अप्रोप्रिएट है, सारे फंक्शंस अप्रोप्रिएट है तो फिर कोई इशू नहीं। ठीक है।